ब्रेक के बाद आपका फिर से कृषि दर्शन में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में और वहां पर हम एक विशेषज्ञ से करेंगे चर्चा गर्मी में सब्जियों की खेती को लेकर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य भर में फार्मर आईडी कार्ड बनाने का चलाया जा रहा है अभियान। सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए जल प्रबंधन जरूरी। और मुर्गी पालन कर राजू कुमार बने सफल पशु व्यवसायी। राज्य भर में फार्मर आईडी कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर आईडी कार्ड बनने से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसके जरिए किसानों को खेती किसानी से संबंधित किसी भी तरह के ऋण और अनुदान लेने में सुविधा मिलती है। राज्य भर के किसान इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपना समय दे रहे हैं। फार्मर आईडी जो बन जाएगा तो इससे हम सभी किसानों को बहुत भविष्य में फायदा होगा, क्योंकि समय पर खाद बीज का जो किल्लत होता है तो जो भी हम लोग सही किसान रहेंगे उन्हीं को इसके सहारे मिलेगा। जो बिचौलिए का काम करता है, वो खाद का लेकर के मार्केट में दुरुपयोग करवाता है, वो सब वंचित हो जाएगा और इससे बहुत अनेकों लाभ हम लोग किसान को मिलेगा। एक तो हमारा खेत का समूचा डाटा सरकार के खाते में सुरक्षित रहेगा। जब कभी भी कोई जरूरत होगा वो स्वयं देख लेगा और हमारा काम कभी बाधित नहीं होगा। बहुत अच्छा चीज़ सरकार का सोच हुआ है। जो पशुपालक भाई बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इन दिनों होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए PPR टीका जरूर लगवाएं। सरकार द्वारा लगवाए जा रहे इस टीका से कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय गांव और छोटे स्तर पर करने वाला कम लागत में अच्छा व्यवसाय है जो पशुपालन से जुड़े व्यवसायियों को बेहतर आमदनी मुहैया कराता है। बेहतर व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि उनकी बेहतर देखभाल भी की जाए। इसके लिए खासकर स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बकरियों का नियमित टीकाकरण, समय समय पर स्वास्थ्य जांच, संतुलित पोषण और सुरक्षित आवास उनकी वृद्धि, उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इसलिए हर तरह से रोगों के बचाव के लिए बकरियों का टीकाकरण आवश्यक है। किसान भाई गर्मी के दिनों में सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सिंचाई के लिए आप स्प्रिंकलर विधि जरूर अपनाएं, क्योंकि इस विधि से सारे जगहों पर आसानी से जल उपलब्ध होगा और पौधों में हरियाली बनी रहेगी। स्प्रिंकलर विधि सिंचाई के लिए पानी देने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है। इस तकनीक से सब्जी फसलों में सिंचाई करने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। इससे पत्तेदार सब्जियां एवं अन्य फसलों को एक सामान्य पानी मिलता है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में 30 से 40% पानी की बचत होती है। साथ ही गर्मी के मौसम में यह तापमान नियंत्रण में मदद करती है। स्प्रिंकलर विधि से पानी को फव्वारों की तरह फसलों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचते हैं। यह मिट्टी की नमी को समान रखती है और पोषक तत्वों को बर्बाद होने से बचाती है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे, ये इसको बोलते हैं हम लोग मिनी स्प्रिंकलर। और मिनी स्प्रिंकलर का काम होता है कि पानी को आपके खेतों में अच्छे तरीके से बिल्कुल फैला देना। एक फव्वारा पद्धति इसको बोला जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब आप अपना मोटर ऑन करते हैं, अपने बोरिंग से पानी निकालते हैं, तो आपका पानी दहने के बजाय काफ़ी अच्छे तरीके से सारे खेत में फैल जाता है और काफ़ी कम समय में, लगभग आप आधे घंटे में आप अपने 1 एकड़ खेत को पानी से भर सकते हैं। करीब 1 इंच से 2 इंच पानी आपके पूरे खेत में पड़ सकता है अच्छे से। और भी लाभ है इसके, क्योंकि आपका पहले अगर मान लीजिए कि आप 1 एकड़ खेत पटाने में सभी किसान बंधुओं को 2 से 3 घंटा लग जाता था, तो अब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो गई। जो काम आप 3 घंटे में करते थे वो काम अब आप आधे घंटे में करते हैं। और उसके बाद है पानी की बचत हो गई। जो खेत में कभी हज़ारों गैलन, हज़ारों लीटर पानी लग जाता था, वो अब 35 मिनट में आप कुछ ही 500-600 लीटर में आप अपने पूरे खेत को अच्छे से पटा सकते हैं। पशुपालक भाई, पशुपालन व्यवसाय करने के लिए उन्नत नस्लों का चुनाव बेहद जरूरी है।
क्योंकि इससे बाजार में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। जो पशुपालक भाई दूध के व्यवसाय से जुड़े हैं वो रोग रोधी प्रजाति यानी देसी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी प्रजाति के गाय बिहार की जलवायु के अनुकूल होते हैं। इनके रखरखाव में खर्च बहुत कम आता है, साथ ही दूध उत्पादन की क्षमता भी अधिक होती है। सफलता इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम रानी पोखर डुबरी जिला वैशाली के राजू कुमार से। राजू कुमार लगभग 5 सालों से मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं और लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। खेतों में सीधी बुआई का काम करता है सुपर सीडर मशीन। यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो पारंपरिक तरीकों से होने वाले कामों को एक ही बार में करने की क्षमता रखता है। सुपर सीडर भूमि में बचे अवशेषों को निकालकर मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है और पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाती है। खेत की मिट्टी तैयार करना, खेतों में खाद डालना और गुड़ाई करना इस यंत्र के प्रमुख काम है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं मौसम समाचार। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्यम गति से हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं कृषि से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, गर्मी का मौसम आ चुका है और सब्जियां गर्मी में एक काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिसकी किल्लत कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सर्दियों का मौसम जा चुका है और जब सर्दियों के मौसम में सब्जियों की भरमार होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, मार्केट में कहें या अपने घर के खाने में कहें, सब्जियों की कमी दिखने लगती है। ऐसे में गर्मी में उपजने वाली सब्जियों के बारे में आज हम बात करेंगे और गर्मियों में किस तरह की सब्जियां उपजती हैं, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, क्या वैज्ञानिक इसके लिए सलाह देते हैं। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के कृषि अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, अभिषेक प्रताप सिंह जी। अभिषेक प्रताप सिंह जी, दूरदर्शन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गर्मियों में अभिषेक जी एक क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी सब्जियां गर्मियों के लिए उपयुक्त है उगाना? गर्मियों में मुख्य रूप से जो हमारी जो लत्तर वर्गीय सब्जियां हैं, जिसमें हमारा लौकी, नेनुआ, तोरई, कद्दू, इन सब की खेती हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे भिंडी की बात करें हम, उसके अलावा हम काउपी की खेती कर सकते हैं, बैगन की खेती कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको गर्मी की सब्जियों की खेती करना इस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक इन सब्जियों की खेती की बात है, तो उस अभी एकदम आइडियल समय चल रहा है, जिसमें से हम लोग फरवरी से लेकर के मार्च के अंतिम तक हम लोग इनकी खेती कर सकते हैं। अभिषेक जी, जो गर्मियों में सब्जियां होती हैं वो उनका जो उपजना होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है जाड़े की अपेक्षा, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, टेम्परेचर होता है। तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है जब हम गर्मा सब्जियों की फसल के बारे में की तरफ जाते हैं? देखिए, गर्मी में मुख्य रूप से सिंचाई प्रबंधन पर किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद से गर्मी में दूसरा चीज खरपतवार की भी समस्या आती है। इन सब के लिए अगर हम जो सब्जी की बुआई करते हैं, तो सब्जी की बुआई के समय हम लोग फसल में अगर
मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल में जो हमारा जो अवशेष होता है पुरानी फसलों का, उसको भी हम पलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्लास्टिक मल्च भी लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग उसमें हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जो आज के समय में सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से है कि हम लोग कम से कम पानी का खर्च करके अधिक से अधिक उत्पादन लें, तो इन सब बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और विशेषकर जो गर्मी सब्जियां होती हैं, उसमें हम अगर जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे हम लोग तेज जो हवा का झोंका होता है, उसके लिए एक प्रकार से बाड़ भी लगा करके साइड से हम लोग खेती कर सकते हैं, ताकि जो तेज हवा है, चाहे जो तेज जो झोंका आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उससे उन फसलों को हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, जैसा कि आपने बताया, महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन जब ये हम खेती करते हैं गर्मी में समय सब्जियों की, ऐसे में जैसे सब्जी में जो वैरायटी है उसका कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, बीजों की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, मिट्टी की क्वालिटी यानी मिट्टी का सिलेक्शन है, किस मिट्टी पर कौन सी सब्जी उगाई जाए, ये तमाम बातें किसानों के मन में कहीं ना कहीं दुविधा होती है। दर्शकों को आप इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, जहाँ तक प्रभेद की अगर हम बात करें, तो सब्जी में अधिकतर किसान हमारे जो संकर किस्म के बीजों का ही प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे विश्वविद्यालय में भी कुछ संकर किस्म का बीज, चाहे जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी बीजों का विकास हुआ है, तो उन बीजों का चयन हमको करना चाहिए। और उसके अलावा जो कुछ प्राइवेट कंपनियों के बीज हैं जो विश्वसनीय हैं, उनका भी बीज, यानी सब्जी की खेती में बीज का चयन सबसे पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। उसके बाद से जो हम बीज जो लगाते हैं, आप देखते होंगे किसान जो है फरवरी के समय में जो बीज लगाते हैं, तो सीधे तौर पे बीज लगा देते हैं। अगर बीज को हम अगर 24 घंटा पानी में भिगो करके लगाते हैं, तो उनका फसल कुछ अर्ली भी होता है। और उसके अलावा अगर हम बीजों को प्लास्टिक का जो एक छोटा सा पॉलीटनल बना करके लगाते हैं, तो ये अगर हम बीज को जनवरी में लगा लेते हैं, तो यह हमारा जो नर्सरी जो तैयार होता है, हम जब बीज लगाते हैं फरवरी के समय में या मार्च के समय में, तो हम सीधे तौर पे पौध जब लगाते हैं, तो हमारा उत्पादन 30 से 35 दिन पहले होने लगता है। और उसके बाद से अगर हम बात करें मिट्टी की तैयारी की, जो भूमि की तैयारी की बात करते हैं, तो भूमि की तैयारी करते समय चूंकि सब्जी की फसल कम समय में तैयार होती है, इसीलिए उसमें अधिक मात्रा में कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए, गोबर के सड़े हुए खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेत में नमी बने रहे। और चूंकि अगर जब नमी नहीं बना रहेगा, तो सब्जी का उत्पादन पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में आप सभी जानते हैं कि तापक्रम तेज रहता है, जल्दी से नमी खत्म हो जाता है, तो हमको खेत की तैयारी के समय में पर्याप्त मात्रा में, यानी कम से कम जो है 100 से लेकर के 150 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको अंतिम जुताई के समय में डालना चाहिए। और उसके अलावा जो हम बीज लगाते हैं, बीज का भी उपचार हमको करना चाहिए, क्योंकि बीज उपचार आप सभी जानते हैं कि जो पौधे में बीमारी लगता है, चाहे जो कीट लगता है, अगर हम बीज का उपचार कर लेते हैं, यानी पौध का भी उपचार कर लेते हैं, उसके लिए सबसे आसान है कि आप कार्बेंडाजिम जो दवा आती है, उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें, या कार्बेंडाजिम का जो हम घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको जो सब्जी का पौध का जड़ है, उस जड़ का भी उपचार करके लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी हम सब्जी लगाएंगे, उसमें इस बात का हमको ध्यान दे, जैसा कि हमने पहले ही बताया, बीज अच्छी किस्म का होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि बीज की गुणवत्ता पर ही आगे सब्जी का उत्पादन निर्भर करता है। और उसके बाद से जब सब्जी हमारा जब निकलने लगता है कि हमारी जो लतर वाली जो सब्जियां हैं, उसमें विशेष तौर पर देखने को आता है कि उसमें कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी आता है। जब आप देखते होंगे कि जब सब्जी का पौधा जो है 2-4 पत्ते का होता है, तो उसमें लाल रंग का कीट होता है, जिसको हम लोग कद्दू का कीट बोलते हैं। वह कीट क्या करता है, कद्दू के पौधे का, यानी जो लौकी का चाहे नेनुआ का जो पौधा होता है, उस पौधे को पूरी तरीके से पत्ते को जाल जैसे बना देता है, खा लेता है। तो उसको हमको हटाने के लिए सबसे आसान दवा जो है, हमारे पास जो घरेलू जो राख होता है, उस राख में कोई भी कीटनाशक मिला लें। अगर कीटनाशक नहीं है, तो उसमें जो आजकल हम जो नीम का तेल आता है, उसको मिला करके भी अगर हम उसका बुरकाव कर देते हैं, तो शुरुआती दौर में कीट का प्रकोप होता है, लेकिन जब पौधा पूरी तरीके से विकसित होता है, इस कीट का प्रकोप नहीं होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभिषेक जी, आपने किसान भाइयों को कीट प्रबंधन, मृदा प्रबंधन और उसके अलावा जल प्रबंधन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अपने यहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, जिसको लू भी चलता है, यहाँ पे हीट वेव्स चलती हैं। ऐसे में आमतौर पे देखा जाता है, किसानों का कहना होता है कि उनकी जो सब्जियां हैं वो झुलस गई हैं, उनका जो प्लांट्स हैं वो झुलस गए हैं। ऐसे में उनकी उपज बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हीट वेव्स में जब सब्जियों को किस माहौल में उपजाया जाए और किस तरह का जल प्रबंधन किया जाए कि वो इससे बच सके और अच्छी उपज पा सकें? यह समस्या किसान भाइयों को देखने की आवश्यकता पड़ती है।
तो इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग जो बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको हमको जो है बौछारी सिंचाई का सहारा लेना चाहिए और ज़मीन में हमको नमी बनाए रखने की आवश्यकता है। ज़मीन में जब नमी की जब कमी होती है तभी हमारा जो है जो हीट वेव होता है उससे उसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग जो बात करते हैं फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे किसान लोग जो भी फसल का अवशेष निकलता है उसको लोग जला देते हैं। तो उसको खेत में कभी जलाना नहीं चाहिए और उसको जो हमारा जो सब्जी का फसल, जैसे मान लीजिए हमने पहले बताया आपको जो लत्तर वर्गीय सब्जियां हैं, जो बीज का जो जगह रहता है उस जगह में अगर हम पलवार के रूप में अगर जो फसल के अवशेष का प्रयोग करते हैं तो हमारे जमीन में नमी बनी रहती है और पौधे को धीरे धीरे माइक्रो क्लाइमेट मिलते रहता है। तो हीट वेव का खतरा जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और उसके अलावा आप देखते होंगे जो नदी का जो दियारा इलाका होता है वहाँ पे लोग कास का मतलब किनारे किनारे से घेरे रहते हैं। तो उस तरह से भी अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम लोग साइड से बाउंड्री वाला मतलब जो हवा का तेज झोंका है जो हीट वेव है वो सीधे तौर से हमारी फसल को प्रभावित न करने पाए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसान भाइयों को अगर हम सब्जी की फसल में अगर सह फसली खेती करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हीट वेव से हमारा बहुत हद तक कंट्रोल है। क्योंकि हीट वेव में जब ज़मीन पूरी तरीके से कवर रहता है तो टेम्परेचर का असर उसमें बहुत कम पड़ता है। तो अब जैसे मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम लोग उसमें स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को भी लगा सकते हैं। यानी मक्का के जैसे फसल होता है स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, यह हमारा 60 से 65 दिन में तैयार भी हो जाता है और सब्जी की फसल के अलावा हमको अतिरिक्त आमदनी भी उससे प्राप्त होती है। तो इंटरक्रॉपिंग भी हमारे हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है किसानों को जिससे उनको फ़ायदा हो सके, अपनी फसल को वो ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सके। आप किसान भाइयों को संक्षेप में क्या सुझाव देना चाहते हैं? किसान भाइयों को हमारा यही सुझाव है कि सबसे पहले अच्छी किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए। उसके बाद बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पौधा तैयार करके लगाते हैं तो पौधे का भी उपचार ज़रूरी है। और जो मिट्टी की जो हम बात करते हैं, अगर प्रयास करना चाहिए किसान भाइयों को अगर मिट्टी जांच हो सके तो मिट्टी जांच भी कराना चाहिए। उसके आधार पर जो अनुशंसित मात्रा में उर्वरक है उसका प्रयोग करना चाहिए। और विशेषकर सब्जी की फसल में कंपोस्ट का प्रयोग करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसके अलावा हम गर्मी सब्जी की बात करते हैं तो गर्मी की सब्जी में पलवार का प्रयोग यानी जो फसल का अवशेष है उसका प्रबंधन करके हम सब्जी की खेती को अच्छा कर सकते हैं। और जो सिंचाई प्रबंधन है उसको समय पर देना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अंतराल पर नहीं, यानी 1 सप्ताह के अंतराल पर हमको सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान दे करके हम सब्जी की फसल को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में उनको ये भी पता चला है कि किस तरह से कीट प्रबंधन, मृदा प्रबंधन और जल का प्रबंधन किया जाए और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपज पा सकें। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो
दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अभी आपने देखा सरकार के द्वारा कृषि को लेकर चलाई जा रही योजनाओं पर एक शॉर्ट फिल्म। अगले दिन इसी कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सरकार की योजनाओं को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।